नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 3 सच्चा हीरा के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ भाषा सत्ता की भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आपको बता दें कि इससे पहले हमने सच्चा हीरा इकाई जो कहानी है उसकी चर्चा की है, उसका एक वीडियो बनाया है। वह वीडियो आपने ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर वो देख सकते हैं, या फिर ऊपर कोने में यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो में भी उसका लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्योंकि बाकी तीनों औरतें जो थी या स्त्रियां जो थी उनके बेटे अपने अपने क्षेत्र में महान थे, लेकिन संस्कारों की दृष्टि से देखा जाए तो वे चौथी स्त्री के बेटे से कई गुना पीछे थे। क्योंकि चौथी स्त्री का बेटा चाहे उसके अंदर वो गंधर्व सा गायक नहीं था, वो बलवान नहीं था, बहुत चतुर नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ के सिर पर रखा हुआ घड़ा उसके मना करने के बावजूद भी ले लेता है, और यहाँ से उसके संस्कार दिखते हैं। चाहे संतान कितनी भी बड़ी ओहदे पर पहुँच जाए, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, अपने माता पिता के कष्ट को अपने सिर पे नहीं ले लेते, तो वो महान नहीं है। और चाहे वो कितना भी गरीब कोई हो, लेकिन अपनी माँ से अपने बाप से इज्जत से पेश आता है, या उनका दुख दर्द कम करता है, या उनको आराम करवाकर खुद काम करता है, तो वो सचमुच सच्चा हीरा है। और इसीलिए चौथी स्त्री का बेटा सच में हीरा था। प्रश्न 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो ये आप खुद लिख सकते हो। आप अपने माता पिता को जो भी काम में मदद करते हो, जैसे कि किसानी करने में, खेती करने में मदद करना, या लड़की है तो घर के काम, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, इन सारे कामों में यदि आप मदद करते हो तो आप लिख सकते हो। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? प्रश्न 3 है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो अच्छे सच्चे काम करके और मेहनत से, दूसरों के दर्द को समझकर और इंसानियत के राह पर चलकर आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। मित्रों, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, इसका एक ही वाक्य में यदि आपको उत्तर लिखना है तो चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्योंकि वह अपनी माँ के सिर से घड़ा अपने सिर पर रखकर ले जाता है और अपनी माँ को आराम देना चाहता है, अपने माँ के कष्ट को दूर करना चाहता है, इसीलिए वह सचमुच हीरा था। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। तो मित्रों, ये सारे शब्द जो है इनका अर्थ आपको शब्दकोश में से ढूंढना है और उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द का अर्थ ढूंढना है। तो ये शब्दकोश में से आप ढूंढ सकते हो। और आपको बता दें कि शब्दकोश अलग अलग होते हैं। कई शब्दकोश ज़्यादा शब्दों वाले होते हैं, तो उनमें शब्द के तुरंत बाद आने वाले शब्द अलग हो सकते हैं। तो ये सबका उत्तर एक समान नहीं हो सकता। आपकी पाठशाला में या तो आपके घर में जो शब्दकोश है उसके आधार पर आप लिख सकते हो। ओके, जैसे कि ये शब्द है बपोती, व्यथा, नियति, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बांटना, क्षमा, उद्यान, अमन। ये सारे शब्द आपको शब्दकोश के हिसाब से लिखने होते हैं। ओके, तो ये अलग अलग उत्तर रह सकता है, इसलिए हम यहाँ इसके उत्तर नहीं दे सकते। प्रश्न 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए। तो यहाँ कहानी की चर्चा करनी है। राजा का बीमार पड़ना, यहाँ मुद्दे दिए हुए। वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझ जाना। तो एक राजा था, वो बहुत धनी था, बहुत धनिक था, उसके पास बहुत सारा पैसा था। एक दिन वह बीमार पड़ा। बहुत बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए, लेकिन सारे वैद्य असफल रहे। किसी वैद्य की दवाई काम नहीं कर पा रही थी और राजा बीमार का बीमारी रहा। फिर एक दिन किसी एक अनुभवी बूढ़े व्यक्ति ने सलाह दी कि आपको किसी सुखी इंसान का कुर्ता पहनना चाहिए। यदि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनोगे तो आप ठीक हो जाओगे। राजा ने सोचा कि चलो ये भी प्रयत्न कर लेते हैं। तो उन्होंने राजा ने जो सुखी इंसान हो उसे ढूंढने की, खोजने की जहमत उठाई। उन्होंने खोजने के लिए निकल गए और उसका कुर्ता पाने के लिए वो निकल गए। चलते चलते वो हर किसी से मिलते, किसी न किसी को अलग अलग प्रकार का दुख होता ही था।
एक दिन वो खेत के पास से निकल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक किसान पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो रहा है। उन्होंने जाकर किसान से कहा कि भाई आप सुखी हो या दुखी हो? किसान ने कहा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास एक थोड़े 2-4 खेत है, मैं उसमें मेहनत करता हूँ, खूब मेहनत करके धान उगाता हूँ और उसी से मेरा परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मुझे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। तो राजा समझ गए कि सुखी होने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। यह इंसान केवल 2 खेत रखकर भी इतने खुशी से सुख से सो रहा है क्योंकि वह मेहनत करता है, और मेहनत करने से वो अपना कुर्ता जो है, अपना कपड़ा जो है वो पसीने से भिगोता है और इसीलिए उसे आनंद मिलता है। मेहनत करके वो अपने शरीर को कष्ट देता है और इसी थकान की वजह से वो आराम से सो सकता है, सुखी रह सकता है। राजा समझ गए कि सुख का राज होता है मेहनत करना, इसीलिए राजा सुख का राज समझ गए और उन्होंने भी थोड़ी बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपको कहानी लिखनी है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित रूप में पूर्ण कीजिए। तो पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में, जो परीक्षा लेने के लिए आए थे, उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा कि श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि, और बिना पास आए बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? तो सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी, एक भी नकली नहीं लग रही थी। दोनों की दोनों मालाएं बिल्कुल सही फूलों से बनी हो ऐसा लग रहा था, असली फूलों से बनी हो ऐसा लग रहा था। अब बिना छुए पता लगाना बिल्कुल मुश्किल था। दरबारी के मन के प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ और अब आपको यह कहानी आगे बढ़ानी है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं कि फिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ और उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप माला लेकर उस खिड़की के पास खड़े हो जाइए और जब तक मैं कहूँ तब तक आपको वहाँ पर खड़े रहना है। दरबारी जानता था कि उस खिड़की के बगल में पीछे बाहर एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। तो उसने खिड़की खुलवा दी और उस जो मालाएं लेकर खड़ा था उसे वहाँ पर खड़े रहने के लिए कहा। 10-15 मिनट के बाद वो दोनों मालाएं लेकर खड़ा था। वो मधुमक्खी में से, छत्ते में से कई मधुमक्खियाँ उधर उधर मंडराने लगी और उसमें से 2-4 मधुमक्खियाँ जो असली फूलों की माला थी उसके ऊपर बैठकर फूलों का रस चूसने लगी, और नकली फूलों में कोई रस नहीं होता है इसलिए उस पर कोई मधुमक्खी बैठी नहीं। इस प्रकार बुद्धिमान दरबारी ने कह दिया कि जिन फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ मंडरा रही है या बैठ रही है वही बिल्कुल असली फूलों की माला है और दूसरी माला नकली फूलों की है। तो दरबारी की बुद्धि देखकर प्रश्न करने वाला आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि आप बिल्कुल सही हो, आप बड़े बुद्धिमान हो और आपके नगर के लोग सच में बुद्धिशाली है। तो इस प्रकार उस दरबारी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने राज्य पर आए या अपनी राज्य की इज्जत बचाने का प्रयत्न किया। तो मित्रों, हम भी किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना बुद्धि से कर सकते हैं। केवल आपको धैर्य रखना है और अपने दिमाग पर जोर देकर बुद्धि से आप हर सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको कहानी पूर्ण करनी है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर भी एक कहानी दी हुई है, उसका हमें सारांश लिखना है। तो फटाफट से हम पढ़ते हैं। नंदवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर एक दुष्ट कौवा भी रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो हमें इस कहानी का सारांश लिखना है। तो कहानी का सारांश ये हो सकता है कि हमें कभी भी
दुष्ट लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए। चाहे आप उसके साथ व्यवहार रखें या ना रखें, लेकिन वो आपके साथ या आपके पड़ोस में रहता है तो वहाँ रहने पर भी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आप भलाई करेंगे लेकिन दुष्ट लोग जो होंगे वो आपके भलाई के कार्य में भी रोड़ा डालने का या बाधा डालने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि एक कहावत है कि कोयला जला हुआ हो तो वो हमें हाथ जलाता है, जला सकता है, और बुझा हुआ हो तो यदि जलाए नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके हाथ को काले तो कर ही सकता है। इसी तरह जो दुष्ट लोग होते हैं वो आपको कुछ न कुछ नुकसान तो पहुंचाते ही है। इसलिए हमें दुष्ट लोगों के दूर रहना चाहिए, उनकी संगत से दूर रहना चाहिए। स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो इसका उत्तर बिल्कुल आसान है, सरल है। आप कहानी में से ही ढूंढकर लिख सकते हो कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बातचीत करते करते बेटों पर बात आ गई, तो भगवान उसने पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए ये सब कहा। यदि आप शॉर्ट में आंसर देना चाहे एक ही वाक्य में, तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा सुंदर गायक है, उसका कंठ बहुत मधुर है और उसका आवाज़ बहुत ही सुंदर है। उसका गीत सुनकर कोयल मैना भी चुप हो जाते हैं और लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ पे क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है और ताकत में उसका कोई मुकाबला नहीं करता। वो आधुनिक युग का भीम है। तो ये भी आपको कहानी में से ही मिल जाएगा। यदि आप देखें तो ये सारे आंसर आपको कहानी से मिल सकते हैं। यहाँ पर दिया कि पहली स्त्री ने कहा, दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। यदि आपको विस्तार पूर्वक उत्तर देना है तो पूरा लिख सकते हैं, वह आधुनिक युग का भीम है। अब आगे का प्रश्न है कि तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में कहा कि मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है वह एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में ये कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद हो जाता है और ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे के प्रश्न की कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे के परिचय में क्या कहा यह आपको लिखना है। तो ये भी आपको तो उससे पूछा जाता है कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बड़े ही सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। तो उसने अपने बेटे के बारे में ये सब कहा। अब बात करते हैं आगे के प्रश्न की। प्रश्न 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। यही सच्चा हीरा है। तो यह बुढ़ी औरत बाकी की चारों औरतों को कहती है। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री बाकी 3 स्त्रियों से कहती है देखो यही मेरी गोद का हीरा है। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन कहता है। ओके, तो तीसरी स्त्री ने बाकी स्त्रियों से कहा कि देखो यही में है मेरी गोद का हीरा। तो तीसरी स्त्री कहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली स्त्री, दूसरी स्त्री, तीसरी स्त्री, क्योंकि कई बार इसमें मिक्स हो जाता है। देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो ये कौन कहता है? तो ये भी आप अंदर से ढूंढ कर ही लिख सकते हो कि देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है।
तो दूसरी स्त्री बाकी सारी स्त्रियों से कहती है कि देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, तो दूसरी स्त्री कहती है और बाकी तीनों स्त्रियों से कहती है। आगे देखते हैं। ओके, अब आगे है भाषा सत्यता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो भाषा सत्यता के बारे में चर्चा करते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं शब्द के नीचे अंडरलाइन है। आज स्कूल में छुट्टी है, तो छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है, तो खेलता है। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराए कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, तो क्रिया हो रही ऐसा बोध कराता है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है या वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से, ये आपको याद रखना है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। तो काल 3 मुख्य काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फूल दिया। ओके, तो फूल दिया तो ये वर्तमान काल है, अभी तुरंत हुआ है इसलिए, तो दिया। मैं बाजार जाता हूँ, जाता हूँ शब्द। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं ये शब्द। चूहे उछल कूद कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। सॉरी, ये नहीं आएगा, कर रहे थे, यहाँ कर रहे हैं ऐसा होता तो ये वर्तमान काल है। इसी प्रकार यदि मैंने उसे फूल दिया, ये शब्द भी वैसे तुरंत दिया है ऐसा शब्द है तो पूर्ण वर्तमान काल में आ सकता है, और यदि फूल दिया था ऐसा हो जाए तो फिर भूतकाल में आएगा। वह विद्यालय जा रहा है तो ये वर्तमान काल है, और हम प्रयाग जाएंगे तो ये भविष्य काल है। तो उसी प्रकार ये शब्द भी नहीं आएगा, तो ओके, इसे भी हम वर्तमान काल से निकाल सकते हैं। और यदि रखना चाहे तो पूर्ण वर्तमान काल में रख सकते हैं। तो ये सारे शब्द हमें वर्तमान काल सूचित करते हैं। अब आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, तो गई बात पूर्ण हो चुकी है। ओके, हेमंत ने पत्र लिखा, तो पत्र लिख चुका है। माँ ने दिया जलाया, दिया जला चुकी है माँ। और गीता ने पानी पिया, तो पानी पीने की घटना हो चुकी है। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया, ये क्रिया पूरी हो गई है, पूर्ण हो चुकी है ऐसा बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहा जाता है। फिर से देखते हैं एक बार कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को आपको रेखांकित करना है। मैंने उसे फल दिए, तो ये भूतकाल है। ओके, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो ये भी भूतकाल है, पढ़ रहे थे। गांधीनगर गुजरात में है, इसमें भूतकाल नहीं है। यह चित्र आपको कल दूंगा, तो ये भविष्य काल है, वर्तमान काल भी नहीं है लेकिन भविष्य काल है, तो ये भूतकाल नहीं है। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, तो ये वर्तमान काल है। हम पहले सूरत में रहते थे, तो ये भूतकाल का वाक्य है, रहते थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो ये भूतकाल का वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 वाक्य भूतकाल सूचित करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, आएगा। लड़के शाम को खेलेंगे, खेलेंगे। मीना गुड़िया खरीदेगी, खरीदेगी। डाकिया डाक लाएगा, लाएगा। तो ये सारे शब्द खेलेंगे, आएगा, खरीदेगी, लाएगा, क्रिया होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होगी, भविष्य में होगी, होने वाली है, उसके बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है या होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित करना है हमें। माली बाग में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा शब्द हमें भविष्य काल दर्शाता है। हम हिंदी सीखते हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य है। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, लाएगी शब्द सूचित करता है भविष्य काल। मैं शिक्षक बनूंगा, ये भी भविष्य काल है। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी, ये भूतकाल का वाक्य है। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, उड़ाएगा भविष्य काल का वाक्य है। मैं बस में जा रहा था, तो यह भूतकाल का वाक्य है। तो चुनेगा, लाएगी, बनूंगा और उड़ाएगा ये सारे भविष्य काल सूचित करने वाले शब्द है। अब यहाँ दिया है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि काल की परिभाषा दीजिए। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय की उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, क्रिया का समय क्या है
वो पूर्ण हो चुकी है या अपूर्ण है उसका बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। तो काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, हमें पहले ही बता दिए। उसके 3 प्रकार हैं, भेद यानी कि प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब निम्नलिखित प्रश्न 2 है। निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। रोशनी ने कहानी सुनाई तो भूतकाल आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे तो भविष्य की बात है, भविष्य काल आएगा यहाँ पर। पिताजी के जूते खो गए तो घटना हो चुकी है, जूते खो चुके हैं तो भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ यानी कि क्रिया चालू है तो वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ये भी वर्तमान काल है। मैं किताबें खरीदूंगी तो भविष्य काल, खरीदूंगी भविष्य है। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी तो ये भी भविष्य काल का वाक्य है। हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल का वाक्य है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, यह भी भूतकाल का वाक्य है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो भी काल मैंने सूचित किया उसका नाम लिखना है। प्रश्न 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य आपको बनाना है। जैसे कि उदाहरण दिया है खेलना, मैं खेलता हूँ वर्तमान काल, मैं खेलता था भूतकाल, मैं खेलूंगा भविष्य काल। अब बिल्कुल सरल है, शब्द दिए है पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना और सराहना। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा। मैं पानी उड़ेलता हूँ, मैं पानी उड़ेलता था, मैं पानी उड़ेलूँगा। मैं खाना या मैं दाना बटोर रहा हूँ, मैं दाना बटोरता था और मैं दाना बटोरूंगा। लिखना, मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिखता था, मैं खत लिखूँगा। सहलाना, मैं उसकी पीठ सहलाता हूँ, मैं उसकी पीठ सहलाता था, मैं उसकी पीठ सहलाऊँगा। सराहना, मैं उसके काम की सराहना करता हूँ, मैं उसकी काम की सराहना करता था, मैं उसके काम की सराहना करूँगा। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। योग्यता विस्तार देखते हैं कि पुस्तकालय में से ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण, नचिकेता आदि की कहानियों की पुस्तकें आपको पढ़नी है। हमारे देश के महान सपूतों जैसे कि गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई और भी बहुत सारे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर। और आज के ज़माने के जो भी अच्छे अच्छे नेता है या साहित्यकार है, इनके बचपन के बारे में आपको पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो आप लीजिए और प्राप्त कीजिए। बाल भारती, बाल सृष्टि, बाल तरंग, चांदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़िए। पुनीत महाराज रचित माँ बाप ने भूल सुनी गुजराती गीत है, उसका गान कीजिए। आप यूट्यूब के माध्यम से भी उसे सुन सकते हो। तो इस प्रकार हमने इकाई 3 के अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सत्ता की चर्चा की। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।